हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करूंगी उस मूवी का नाम है रिश्ता, एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव। जी, अब आप कहेंगे कि ये कौन सी मूवी है, कब आई और कौन कौन थे इसमें। तो मैं आपको बता दूं, ये मूवी आई थी सन 2001 में। और इसमें कोई टटपुंजिया एक्टर्स नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े एक्टर्स थे, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, राखी गुलजार, जूही चावला, शक्ति कपूर, कुनिका, मुनीश बहल और सिमोन सिंह और अन्य बेहतरीन कलाकारों से सजी ये फिल्म थी। और अपने वक्त की अच्छी खासी मूवी थी, जिसे लोगों ने अप्रिशिएट किया, पसंद भी किया। और एक तरीके से पहली बार अमिताभ बच्चन और आप कह सकते हो अक्षय कुमार जो हैं साथ में दिखे थे। वो बात अलग है कि इस मूवी के बाद अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन आंखें मूवी में भी दिखाई दिए थे, जो सन 2002 में आई थी, जिस मूवी का रिव्यू मैंने अपने चैनल पर कर रखा है। शायद आज से करीबन साल भर पहले की बात है, जब मैं नया नया मैंने चैनल शुरू किया था। तब मैंने ज़्यादातर फ़िल्मों के बारे में बात करती थी, तो ये फ़िल्म का भी ज़िक्र मैंने कर रखा है। तो ये फ़िल्म अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की एक तरीके से कहा जाता है पहली फ़िल्म थी जो इन्होंने साथ में की। और उसके बाद फिर इन्होंने कई फ़िल्में की, जैसे कि वक्त मूवी भी करी, जिसमें अक्षय कुमार थे, प्रियंका चोपड़ा थी और अमिताभ बच्चन थे, शेफाली शाह थी। तो फिर उसके बाद फिल्में आई, फिर कैसे अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन का बॉन्ड जो है वो काफ़ी दिखता भी था। मतलब एक तरीके से काफ़ी उनका पब्लिक अपीयरेंस होता था साथ में, क्योंकि अक्षय कुमार का भी एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड था। अगर मैं बात करूं सन 2001 की, तो अक्षय कुमार की उस साल शादी भी हो रखी थी, करियर भी अच्छा चल रहा था, अक्षय कुमार की बहुत डिमांड थी। प्लस करिश्मा कपूर उस टाइम पर अपने करियर के पीक में थी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभिषेक के साथ भी उनकी एंगेजमेंट इसी दौरान सन 2001 में ही अनाउंस हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वो बात अलग है कि बाद में एंगेजमेंट टूट गई। लेकिन करिश्मा कपूर भी एक तरीके से अपने करियर के बहुत अच्छे टाइम में थी। और ऐसा लग रहा था कि अब एक तरीके से करिश्मा कपूर अब आगे बहुत अच्छा काम करेंगी, क्योंकि इसी साल करिश्मा की काफ़ी फ़िल्में आई, जो फ़िल्में काफ़ी अच्छी रहीं और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पहले स्टार्स का ना एक पीरियड होता था जिसको कहा जाता है गोल्डन पीरियड। तो अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर दोनों ही उसी पीरियड में थे, और दोनों ने स्टार्टिंग में अपने, अगर मैं अर्लीज़ 90s में भी बात करूं, तो अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर ने साथ में फिल्में की हुई हैं। और उनकी एक फ़िल्म भी आई थी जिसमें वो दोनों ऑपोजिट नहीं थे। हालांकि उस फिल्म में अजय देवगन के साथ में करिश्मा कपूर थी और नगमा थी अक्षय कुमार के साथ, और फिल्म का नाम था सुहाग। तो 90s के एरा में अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर ने कुछ फिल्में करी हैं साथ में, और ये सन 2001 में उनकी दूसरी फिल्म थी, क्योंकि इससे पहले भी अक्षय कुमार के साथ में हाँ मैंने भी प्यार किया है नाम की फिल्म आई थी, जो पुरानी जितेंद्र की मूवी एक ही भूल से इंस्पायर थी। और वो कहानी थी कि एक शादीशुदा मर्द का गलती से एक्सीडेंटली जो उसकी वाइफ की फ्रेंड के साथ अफेयर हो जाता है। उसके बाद जो है जितेंद्र की जो पत्नी का रोल कर रही होती है रेखा, वो उनसे अलग हो जाती हैं, तलाक ले लेती हैं। हालांकि वो प्रेग्नेंट भी होती हैं उस दौरान, लेकिन वो छोड़ के चली जाती हैं। फिर सिंगल हैंडेडली अपने बच्चे को पाल रही होती है। फिर जितेंद्र की एंट्री होती है और वापस से वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को एक तरीके से वापस अपनी ज़िंदगी में वापस ले आते हैं, और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और रेखा भी उनकी इस भूल के लिए उनको क्षमा कर देती है। तो हाँ मैंने भी प्यार किया है जो फिल्म थी, वो भी ऐसी ही कहानी पर बेस थी, जहाँ पर अभिषेक बच्चन और करिश्मा की शादी हो जाती है और एक्सीडेंटली जो है
अभिषेक बच्चन का एक रात के लिए रिश्ता बन जाता है अपनी कॉलेज की एक फ्रेंड के साथ, जिसे जानने के बाद करिश्मा उनसे दूर चली जाती हैं, तलाक ले लेती हैं। फिर उनकी ज़िंदगी में आते हैं अक्षय कुमार और उनके साथ वो शादी के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अभी भी अपने पहले पति से प्यार करती हैं। और जब ये बात अक्षय कुमार को पता चलती है तब ऑब्वियसली वो रास्ते से हट जाते हैं और अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की शादी करवा देते। तो ये कहानी थी, वो फिल्म फ्लॉप रही। एक ही भूल तो शायद अच्छी चली थी अपने टाइम की, लेकिन ये फिल्म जो थी ये बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। तो खैर ये एक ऐसे एरा के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सन 2001 का एरा जो था वो बॉलीवुड के लिए ठीक ठाक ही था, क्योंकि कई फिल्में चल रही थी, कुछ फिल्में बड़ी बड़ी जिनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी वो फ्लॉप हो रही थी, लेकिन बॉलीवुड का वो ख़राब टाइम तो बिल्कुल नहीं था जितना आज है। तो खैर अब बात करते हैं वापस से एक रिश्ता मूवी के बारे में, जिसमें इतनी अच्छी स्टार कास्ट थी। और ये एक जो फिल्म की जो कहानी है ये टिपिकल फैमिली ड्रामा थी। इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था नदीम श्रवण ने, सुनील दर्शन ने इसे बनाया था और इस फिल्म के गाने लिखे थे समीर ने, जो उस वक्त काफ़ी पॉपुलर भी हुए। कहानी एक हैप्पी फैमिली की होती है जिनका चहीता एक लौता लड़का होता है अक्षय कुमार। अमिताभ बच्चन की औलादें होती हैं, उसमें से एक बेटी, तीन बेटियां होती हैं, तीन बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है अक्षय कुमार। और भरा भूरा परिवार होता है और भी घर के सदस्य होते हैं। और जूही चावला की शादी करवा दी जाती है मुनीश बहल के साथ, जो अमिताभ बच्चन के ऑफिस में काम करते हैं। उनका कोई, उस लड़के का कोई आगे पीछे नहीं होता है, तो वो एक तरीके से उन्हीं के घर में रहता है। और फिर एक कहते हैं ना कि अब कोई परिवार में जैसे कि बहू आती है तो बहू के आने से घर में कलेश हो जाते हैं, वैसे ही दामाद के घर जमाई बनते ही घर में एक तरीके से कलेश शुरू हो जाते हैं। अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जो बाप बेटे का जो एक टशन होता है, बाप अलग तरीके से अपनी एक्सपीरियंस को अपने बिजनेस से चलाना चाहता है और बेटा नए ज़माने का है, वो अपने तरीके से बिजनेस चलाना चाहता है। जो शायद घर घर की कहानी है कि बाप बेटे के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो टकराते हैं। बाप कहता है अरे मैंने तो दिए की दिवाली देखी है, मैंने तो तेल वाले दियों की दिवालियाँ देखी हैं, मैंने तो इतना कुछ लाइफ में देखा है। और बेटा कहता है मैं तो आज की तारीख में हाईटेक लाइटों में दिवालियाँ देख रहा हूँ। तो ऐसी उनकी चलती रहती है। अब तो खैर एआई का ज़माना है, तो अब आजकल का बेटा तो एआई का हवाला देता है। तो पहले ऐसे बाप बेटे के बीच में बातें होती थी, तो यहाँ पर भी इस मूवी में भी आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जब बाप बेटे के बीच में लड़ाई होती है तो माँ पिसती है, तो यहाँ पर भी वो सारे इमोशन डाले गए हैं। फिर चीज़ें काफ़ी ख़राब होती हैं, बाप बेटे अलग हो जाते हैं और जो घर का जवाई है वो भी धीरे धीरे जो है घर का पैसा अपने अंडर करने लगता है। और फिर जो है जूही चावला जो घर की समझदार बेटी होती है, उसको जब तक ये बातें समझ में आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो फैमिली होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रही होती है। और फिर बाद में सब चीज़ें सॉर्ट होते 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 हो ही जाती हैं और फिल्म ख़त्म हो जाती है। वो बात अलग है कि मुनीश बहल और जूही चावला की शादी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जूही चावला को जब पता चलता है कि ये बंदा तो एक गलत इरादों को लेकर मेरे घर में घुसा था और इसने जो है मेरे ज़रिए मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश करी है, तो फिर वो उससे रिश्ता तोड़ लेती है। हालांकि मुनीश बहल को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, लेकिन वो साथ नहीं होते हैं। अब मैं बात करूंगी करिश्मा कपूर के रोल की। तो करिश्मा कपूर का जो रोल होता है वो एक ऐसी लड़की का होता है जो प्यार करती है, लेकिन जब देखती है कि जिससे वो प्यार करती है वो लड़का अपने माँ बाप से अलग हो गया है और बिल्कुल
इमोशनली उसको जो है एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तब वो आगे बढ़ के उसका हाथ थामती है, उससे शादी करती है, उसके बच्चे की माँ बन रही होती है। लेकिन फिर जब वो देखती है कि उसका पति तो वापस से अपनी फैमिली के साथ चीज़ें सॉर्ट करना चाहता है और वो कोशिश कर रहा है, तो वो एतराज़ जताती है और कहती है कि तुम अपनी फैमिली के पास क्यों जाना चाहते हो? जब कोई नहीं था तुम्हारे पास तो मैं थी, अब तुम वापस से उन लोगों के पास जा रहे हो। तो ये एक वाइफ की इनसिक्योरिटी एक तरीके से सही भी होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर एक तरीके से प्रैक्टिकली वो सही होती है, लेकिन इमोशनली ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि एक बच्चे को उसके माँ बाप से अलग होना। क्योंकि जब वो खुद बच्चा पैदा करती है, तब अक्षय कुमार जो है वो उससे बच्चा लेके जा रहा होता है। वो कहती है कि मुझे मेरा बच्चा वापस करो, तुम क्यों मेरा बच्चा मुझसे छीन रहे हो? तब वो पलट के कहता है कि मैं बच्चा लेके जा रहा हूँ तो तुझे कितनी दिक्कत हो रही है, ऐसे ही तू नहीं चाहती कि मैं अपने माँ बाप से मिलूँ, तो फिर ये तो कोई सही बात नहीं हुई ना। तो फिर उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ, जैसे कि मैं अपने बच्चे से अलग नहीं हो सकती, उससे अलग होने के ख़्याल से भी मैं तड़प रही हूँ। मेरा पति बच्चे को लेकर जा रहा है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर जो मेरे हस्बैंड के जो माँ बाप हैं, उनको कितनी दिक्कत होगी कि मैं अपने हस्बैंड को अपने पल्लू से बांध के रख रही हूँ, उनको मिलने भी नहीं दे रही हूँ। तो फिर उसको भी रियलाइज़ होता है और फिर वो भी चीज़ें सॉर्ट कर लेती है और कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। फैमिली बॉन्ड्स, भाई बहन के रिश्ते, पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग और माँ बाप और बच्चों के बीच की जो ये तनातनी है, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। और ये वाइफ़ की इनसिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, वाइफ्स इनसिक्योर हो जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि शादी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें पति और पत्नी दोनों को ही ये बिलीव बैठ जाता है कि आज से ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, ये औरत मेरी है, ये मर्द मेरा है। और इसी माना मनी में जो है तनातनी हो जाती है और ये भूल जाते हैं कि जो शख्स जो तुम्हारी ज़िंदगी में अब आ गया है, जिसको तुम अपना मान रहे हो या मान रही हो, उसकी भी कभी कोई ज़िंदगी थी, उसके भी कभी फैमिली थी, दोस्त थे, उसके भी इमोशंस थे। जब मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं आया था, नहीं आई थी, तो वही लोग उसको संभाल रहे थे। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है एक रिलेशनशिप में, कि कभी कभी आपको ना किसी को समझने के लिए सामने वाले की सिचुएशन में जाना पड़ता है। अक्षय कुमार को भी अपनी बीवी को समझाने के लिए उससे उसके बच्चे को दूर करना पड़ता है कि न्यूबॉर्न बेबी है और वो उसको लेके जा रहा है, तो वो है वो चीख रही है, वो बिस्तर से उठ के भाग रही है, ये देखते हुए भी कि अभी अभी उसने बच्चा डिलीवर किया है कुछ ही घंटे पहले। लेकिन अपने बच्चे की जुदाई में वो सारा दुख दर्द भूल के अक्षय कुमार के पीछे पीछे हॉस्पिटल में भाग रही है बाहर। तो वहाँ से वो समझाता है कि देख, तू कितना तड़प रही है, तो क्या मेरे माँ बाप नहीं तड़प रहे? तो ये होता है। लेकिन शादी में क्या होता है, फिर वही वाली बात है कि कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं, तो फिर उनको ममाज बॉय का टैग दे दिया जाता है लड़कों को, जो कि आजकल तो पता नहीं लड़कों को क्या क्या टैग मिल रहे हैं, लेकिन वो भी सही है। देखिए, इन शॉर्ट जो होता है ना, शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जो रिश्ते शादी से पहले होते हैं वो बैकफुट पर ना चाहते हुए भी आ ही जाते हैं, और ये रियलिटी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई बैलेंस करो, नॉर्मैलिटी रखो। लेकिन कभी कभी आपकी इमोशन, आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, वो सारी अंडरस्टैंडिंग को मतलब एक तरीके से कहाँ की कहाँ भेज देते हैं, आपको खुद भी पता नहीं लगता है। तो ये हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे को लेकर जो इनसिक्योरिटी होती है, लड़कियां बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाती हैं वाइफ्स की, भाई मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा बन के रहे, तेरा सब कुछ मैं संभाल लूँगी, सब कुछ मैं कर लूँगी, बस तू मेरा बन के रह। तो इस चीज़ को वाइफ़ का प्यार, वाइफ़ की वो बोलते हैं कि भाई देखो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, तो वो इतना तो तुम पर हक रखेगी। लेकिन जब लड़का ये सब हरकतें करता है कि भाई तू आज से अपने माँ बाप से नहीं मिलेगी, तू आज से बस मेरी बन के रहेगी, तेरा मैं संभाल लूँगा, तू कहीं नहीं जाएगी, तो फिर वो एक टॉक्सिक हस्बैंड, एक रेड फ्लैग हस्बैंड बन जाता है। बट खैर, अब तो लोगों का विजन थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, अब लड़कियों पर भी अब लोग बात करने लगे हैं
कि भाई लड़कियों से भी गलती होती है, लड़कियों को भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जब उन्हें पसंद नहीं है कि उनका हस्बैंड मम्मी मम्मी करे, तो फिर लड़कियों को भी जो है हर छोटी बात, अपने घर की बात अपने मायके वालों को नहीं बतानी चाहिए। तो अब लोगों में भी ये एक टिट फॉर टैट ये सिचुएशन आ गई है कि अब लोग भी समझते हैं कि भाई ये कब तक ये फेमिनिज़्म, फेक फेमिनिज़्म चलेगा। तो अब क्या है, लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वाकई इक्वालिटी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वालिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जैसे शादी के बाद बेटी पराई नहीं होती है अपने माँ बाप के लिए, वैसा लड़का भी नहीं पराया होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लड़कों को पराया होना पड़ता है, क्योंकि आजकल ज़माना ही इतना ख़राब है। आप देखिए कि कैसे कैसे आइडियल लोगों का डिवोर्स हो रहा है, तो फिर आम लोगों का तो हम क्या कह सकते हैं। तो खैर ये फ़िल्म की स्टोरी थी जो कि उस टाइम पर काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया। और मैं, जैसे कि मैंने कहा कि अक्षय का एक अच्छा टाइम था, और उस ये जो टाइम था ना, ये फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा था। फैमिली मूवीज़ बनती थीं, फैमिली पॉलिटिक्स और बाप बेटे के बीच का जो एक नाजुक बॉन्ड होता है, उसे कैसे, उसका कैसे बाहर के लोग फ़ायदा उठाते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। और अक्षय कुमार को इस फिल्म की कहानी काफ़ी पसंद भी आई थी, क्योंकि उनको ये कहानी अपने और अपने फादर के निजी जीवन से काफ़ी सिमिलर लगी। और कहा जाता है, मैंने सुना था, अब पता नहीं सच है या नहीं, कि अक्षय ने जब ये कहानी सुनी थी तो बड़े इमोशनल हो गए थे। खैर अब ये बातें वाकई सच थी या पीआर स्ट्रेटजीज थी, खैर उस टाइम पर तो हम बड़े मासूम, बड़े भोले हुआ करते थे। तो जो भी हमें मीडिया में गॉसिप्स मिलती थी वो हम उसे सच मान लेते थे। लेकिन आज आज हम हर चीज़ को फूक फूक कर जो है समझते हैं कि जो हमें दिखाया जा रहा है क्या वाकई वो सच है। और इसी वजह से क्या है कि आज स्टार्स को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि अब लोग भी समझ गए हैं कि ये सब फेक चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब तो हमारी ओपिनियन की स्टार्स को एक्चुअल में कितनी पड़ी है वो अब पब्लिक को भी समझ में आ गया है। तो खैर ये तो बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं इस फिल्म की बात करूं तो हाँ, फिल्म अच्छी है, आप देख सकते हैं। उस टाइम पर हम लोगों ने ये फिल्म हॉल पे देखी थी, और काफ़ी मतलब इसको पसंद किया जाता था, और काफ़ी बार ये मैंने ये फ़िल्म देखी है। तो एक तरीके से लाइट हार्टेड तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ एक फैमिली पॉलिटिक्स से भरी हुई ये फ़िल्म है, जिसमें एक हैप्पी फैमिली, बड़ी फैमिली और फैमिली बॉन्डिंग और फैमिली की यूनिटी, और कैसे कोई बाहर का बंदा आकर आपकी फैमिली यूनिटी को तोड़ता है, आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, प्रैक्टिकली हर्ट करता है, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो फिल्म ठीक ठाक थी, मतलब अप्रिशिएट तो किया गया लोगों ने इस फिल्म में। और अमिताभ बच्चन भी आपको काफ़ी उस टाइम पर यंग दिखेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा अमिताभ बच्चन भी अगर मैं देखूं तो अपने अच्छे टाइम पे थे। मोहब्बतें के बाद एकदम से उनको कैरेक्टर रोल मिलने लग गए थे। मतलब एक तरीके से जब खुद ही अमिताभ बच्चन ने रियलाइज़ कर लिया कि अब मैं हीरो बन के तो नहीं आऊँगा, अगर मैं हीरो बन के आऊँगा तो फिर मुझको ही जो है बातें सुननी पड़ेंगी, काम तो मिलेगा नहीं बल्कि और ज़्यादा मेरी बदनामी होगी। तो बेहतर है कि जो जैसी मेरी उम्र हो गई है मुझे वैसा काम करना चाहिए। और जैसे ही अमिताभ बच्चन ने ये डिसीजन ऑलमोस्ट लिया और उस पर जो है चलना शुरू किया, तब आप देख सकते हैं कि हर दूसरी तीसरी फिल्म में अमिताभ बच्चन होते थे। तो अमिताभ बच्चन ने जो ये डिसीजन लिया उससे उनको ये फ़ायदा हुआ कि उनको काम मिलने लगा, उनके जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो कम हुए, क्योंकि पैसा आएगा तो फिर जो भी उनके ऊपर कर्जे हैं, जो भी उनका फाइनेंशियल लॉस है उसको एक तरीके से उसको थोड़ी राहत मिलेगी। प्लस उस टाइम पर उनका केबीसी भी आया करता था। तो ये सारी चीज़ें अमिताभ बच्चन के साथ हो रही थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन का भी वो एक गोल्डन एरा चल रहा था, एक तरीके से उनके गोल्डन एरा की शुरुआत हो चुकी थी। तो ये वो दौर था और उस दौर की ये फिल्म थी। और 2001 में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों ने जो है बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया था, जैसे कि गदर, लगान। ये तो ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने वाकई बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी। और दिसंबर के महीने में कभी खुशी कभी गम भी आई थी।
तो एक तरीके से काफ़ी अच्छी जो है ये 2001 की भी काफ़ी अच्छी जर्नी है बॉलीवुड की, क्योंकि इस साल भी काफ़ी फ़िल्मों ने अच्छा बिज़नेस किया था। और एक तरीके से अब बॉलीवुड में भी ये जो फ़िल्में हैं जिनके बारे में मैं बात करती हूँ, इनका भी एक अलग ही चैप्टर रहा है, एक अलग ही इतिहास रहा है, जिसके माध्यम से मैं ये बात करती हूँ कि भाई जब ये फ़िल्में जिस एरा में आई थी वो एरा कैसा था। तो वाक़ई अब तो ख़ैर बॉलीवुड में जो फ़िल्में आ रही हैं वो अब कैसी चल रही हैं वो आपको पता ही है। लेकिन वो ये जो वो टाइम था अर्लीज़ 2000 का, बड़ा जेन्युइन टाइम था और बहुत जेन्युइन इंतज़ार रहता था पब्लिक को फ़िल्मों का, और लोग देखते भी थे क्योंकि भाई उनको अपने स्टार से इतनी गहरी मोहब्बत जो होती थी कि नहीं भाई देखनी है। फिर तो खैर धीरे धीरे आज की तारीख में अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, इन दोनों के तो करियर ऑलमोस्ट कहाँ के कहाँ चले गए। करिश्मा का तो करियर अब है ही नहीं, हम सबको पता है। और अक्षय कुमार तक का भी आपको पता ही है कितना ख़राब, उनका भी कोई अच्छा टाइम तो चल नहीं रहा है। रही बात अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन भी अभी भी केबीसी में डटे हुए हैं, और राखी गुलजार भी काफ़ी समय के लिए गायब हो गई थी, लेकिन अब कुछ समय से वो दिखने लगी हैं सोशल मीडिया पे। हालांकि इस फिल्म में वो दिखी अमिताभ बच्चन के साथ, और अपने ज़माने में अमिताभ बच्चन के साथ राखी गुलजार ने काफ़ी फिल्में की, जैसे कि कस्मे वादे, कभी कभी, और भी फिल्में करी हैं, बरसात की एक रात। तो राखी गुलजार और अमिताभ बच्चन की भी जोड़ी अपने ज़माने की काफ़ी हिट जोड़ी और काफ़ी अच्छी जोड़ी मानी जाती थी। दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छी फिल्में दी हैं, तो इस फिल्म में भी उनकी वो केमिस्ट्री आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और सिमोन सिंह के बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि हिना सीरियल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। एक तरीके से हिना सीरियल से ही उनको पहचान मिली थी और बॉलीवुड में भी उनको फिल्में मिली थी। वो बात अलग है कि अब वो कैरेक्टर रोल्स करती हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। और मैंने उनकी एक फिल्म लव आजकल 2 जो आई थी, ये सारा अली खान की, तो उसमें भी वो सारा अली खान की माँ के रोल में दिखी थी। तो ये बातें मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर करी हैं। बाकी और भी कई चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो अब कहाँ हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। कुछ चेहरों को तो अभी लेटेस्टली कोनिका जी को तो आपने अभी बिग बॉस में देखा ही होगा। तो पूरे तरीके से इसमें फ़िल्म में पूरा वो मसाला डालने की कोशिश करी है। स्पेशल अपीयरेंस में मुझे याद है सुनील शेट्टी भी हैं, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो शायद मैं मिस कर जाऊं, लेकिन जितना मुझे याद है, जितना मैंने देखा है इस फिल्म को, तो एक तरीके से हाँ एक अच्छी टाइम पास मूवी है। और इस फिल्म में ना आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जूही चावला एक्सपेक्टिंग है, क्योंकि तब उनका उनका बेबी भी होने वाला था। क्योंकि आज जो उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, वो अगर आप उनका कैलकुलेशन देखें कि वो कौन से साल में पैदा हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो प्रेग्नेंट तो थी उस दौरान, और शायद इस फिल्म में वो थी क्योंकि उनके ज़्यादातर सीन जूही चावला के जो है ना वो बड़े बैठे हुए उनको दिखाया हुआ है। वो ज़्यादा इतनी भाग दौड़ करती हुई नहीं दिखाई दी हैं। तो बहुत ही इंटेलिजेंटली उनको डायरेक्टर ने जो है वो शूट किया है, जिससे उनको कम से कम जो है तकलीफ़ हो, क्योंकि प्रेग्नेंट औरत के लिए थोड़ा सा एक रियायती होती है कि भाई उसको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, ज़्यादा खड़ा ना होना पड़े, वो आराम से बैठ जाए और जहाँ भी बैठे वो कंफर्टेबल पोजीशन पे हो। तो ये एक थोड़ा सा रहता है। एक प्रेग्नेंट विमेन के साथ जब आप काम करते हैं तो काफ़ी आपको चीज़ों की एहतियात रखनी चाहिए कि भाई उसको और उसके होने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लाइट्स होती हैं, सेट पर इतनी तारें होती हैं। पहले तो इतना हाई टेक प्रोविज़न नहीं होता था, वैनिटी वैन्स भी इतने नहीं होते थे। सन 2001 में आए हैं नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर ये अभी कुछ सालों से ही वैनिटी वैन का प्रोसीजर शुरू हुआ है। तो ये सारी जो बेसिक नीड्स होती थी वो थोड़ी सी मिलनी मुश्किल होती थी। मेकअप रूम भी आपको शेयर करना पड़ता था, तो पहले थोड़ा सा एक अलग तरीके से काम होता था। तो ऐसे में कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो तो
उसके साथ जो है थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ता है, क्योंकि पहले क्या है, फिल्म की शूटिंग थोड़ी लंबी चलती थी। अब तो बहुत जल्दी फिल्में बन जाती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। बट उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी होती नहीं थी। फिर एक्ट्रेस है, प्रेग्नेंट औरत है, तो प्रेग्नेंट एक्ट्रेस है, तो उसका भी सब देखना होता है। तो मुझे लगा, इनफैक्ट मेरी मदर ने भी उस टाइम पर, मुझे याद है, ये नोट किया था कि शायद फिल्म में जो है वो प्रेग्नेंट है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, अर्चना पूरन सिंह भी प्रेग्नेंट थी शायद राजा हिंदुस्तानी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो खैर उन्होंने तो खैर अच्छा खासा डांस भी किया है, और ठीक है, वो अपनी अपनी सबकी बॉडी होती है, और किस तरीके से कट्स वट्स लगाकर शॉर्ट्स दिए होंगे। जहाँ तक मुझे याद है कि अर्चना पूरन सिंह भी राजा हिंदुस्तानी के टाइम पे प्रेग्नेंट थी, और शायद से, अगर सर्च करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको कोई इस बारे में पता हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। तो खैर ये छोटी छोटी बारीक इन्फॉर्मेशन मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। ऐसी कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब कोई बात निकलती है तो फिर लगता है कि ये बात भी कवर कर ली जाए। पता नहीं वो ज़रूरी होती है या नहीं होती है, बट स्टिल मैंने सोचा कि बात चल ही रही है तो मैं कवर ही कर दूं। तो ओवरऑल इस फिल्म को आप देख सकते हैं, सबका काम अच्छा है, किसी का बुरा, बहुत बुरा, बेकार तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि सब ने अपने काम को अच्छे से किया है। और एक अच्छी फिल्म है। अब ऐसी फिल्में ना बनती हैं, और अगर बनती हैं तो अब कोई देखने वाला भी नहीं है, क्योंकि अब तो जो है फैमिली वैल्यूज़ के मायने काफ़ी बदल चुके हैं, लोग काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं। और इसके बारे में तो मैं कई बार बात कर चुकी हूँ। हम साथ साथ है मूवी का मैं कई बार जिक्र कर चुकी हूँ। जो चीज़ें हमें उस टाइम पर अजीब लगती थी, एक्चुअल में आज हमें सही लगती हैं। जो हमें उस टाइम पर लगता था कि भाई जो वो रीमा लागू की जो 3 तितलियां हैं वो उसका घर बर्बाद कर रही हैं, बट एक्चुअल में उसका घर बर्बाद नहीं, बल्कि उसका घर आबाद कर रही थी। वो उस टाइम का दौर ही अलग था। लेकिन आज हमको लग रहा है कि नहीं यार, वो प्रैक्टिकल थी, वो सही कह रही थी। तो खैर आप भी बताइएगा, आपने ये फिल्म देखी है नहीं देखी है। और बाप बेटे की जो कहते हैं ना, बाप बेटे का भी एक बड़ा नाजुक रिश्ता होता है, तो उस रिश्ते को कैसे संभालना चाहिए, कितनी फादर को जो है अपने बच्चे से एक तरीके का एक फ्री एनवायरनमेंट उसे देना चाहिए कि वो अपनी खुलकर अपनी बात कह सके, और एक बेटे को भी अपने फादर की रिस्पेक्ट रखते हुए उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे समझना चाहिए। ये आपसी तालमेल से ही बनता है, और अक्सर बाप बेटे के बीच में ये तालमेल नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम तो होती ही है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसे होती है तो वो एक पत्नी को होती है, एक माँ को होती है। जो घर की औरत होती है वो सबसे ज़्यादा पिसती है। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ पति, किसकी तरफ जाए वो। तो वो जानती है, समझती है, कई कई जगहों पर वो जानती है कि बेटा सही है, लेकिन उसका पत्नी धर्म बीच में आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि उसको ये समझ में आ रहा होता है कि मेरा हस्बैंड सही है, लेकिन उसकी ममता बीच में आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा बाप बेटे की लड़ाई में ना एक पत्नी और एक माँ ही पिसती है। पत्नी मतलब उस बेटे की माँ और उस इंसान की पत्नी। जैसे कि इस फिल्म में राखी गुलजार पिसती हुई दिखाई देंगी। पति को मनाए या बेटे को मनाए, किसको सही बोले। पति के सामने बेटे को सही नहीं बोल सकती, और बेटे के सामने पति को सही नहीं बोल सकती। तो इस कश्मकश में औरत जो है वो अंदर ही अंदर घुलती रहती है। कहाँ जाए, किसको अपना दुख बताए, किससे अपनी बात करे, बिल्कुल बिल्कुल बेबस हो जाती है। तो खैर ये तो एक एंडलेस टॉपिक है, और एक एंडलेस आप कह सकते हैं एक समस्या है, जो आज भी घरों में पाई जाती है। आज भी बाप बेटों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो
खैर ठीक है, अब फादर्स भी ये समझने लगे हैं, वो भी ज़माने के साथ उन्होंने भी अपनी सोच बदलनी शुरू करी है। तो जब सोच बदलती है तो फिर नई पीढ़ी भी जो है, जो उनके लिए एडजस्ट कर रहे हैं, उनके लिए अपनी सोच बदल रहे हैं, उनका भी वो रिस्पेक्ट करना शुरू करती है। कहते हैं ना, आप अगर किसी को आज़ादी देते हो तो वो इंसान आपके और भी करीब आता है। तो ये थोड़ा सा अब लोगों में भी ये बातें, अवेयरनेस सोशल मीडिया के ज़रिए अब ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होने लगी हैं। अब लोगों को भी समझ में आने लगा है, पेरेंट्स को भी समझ में आने लगा है, फादर्स को भी समझ में आने लगा है कि हमें कैसे बच्चों के करीब रहना है। उनके करीब जाने के लिए उनको पकड़ कर जकड़ कर अपने पास नहीं रखना है, बल्कि उनको भी उनकी इंडिविजुअलिटी को ग्रो करने के लिए स्पेस देनी है। और जितना आप अपने बच्चे को स्पेस दोगे, उसकी मन की करने को उसको आज़ादी दोगे, तो वो भी फिर आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वो भी आपकी बात सुनेगा। अगर आप उसको एकदम जकड़ के रखोगे, पकड़ के रखोगे, तो और फड़फड़ाएगा वो, और आपसे दूर जाना चाहेगा। तो ये अब थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स में ये अवेयरनेस आ रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कई पेरेंट्स को नहीं भी आती है। खैर, अब वो एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। फिर कोई ऐसी फिल्म मिलेगी तो फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो बहरहाल अब मैं चलती हूँ और लौट कर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे, और थैंक यू सो मच।